अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। बाहर गहरी धुंध फैली हुई थी। बादल जोर से गरजा। फैसल आतिशदान से उठकर खिड़की के पास आ गया। आसमान पर स्याह बादल छाए हुए थे। चारों तरफ कोहर फैली थी और सर्दी बहुत बढ़ गई थी। पुराने किले के उजड़े उजड़े वीरान बाग के दरख्त सर्द हवा में झूम रहे थे। वो सड़क जो जंगल में से गुजरकर पुराने किले की तरफ आती थी, धुंध में डूबी हुई थी। फैसल को अपने दोस्त अरशद का इंतजार था। इस पुराने किले में फैसल अकेला एक बूढ़े मुलाजिम अंतरी के साथ रहता था। यह किला अगरचे छोटा सा था, मगर शहर से दूर समंदर के किनारे वाक़या था और बड़ा पुरस्कार था। फैसल के दादा ने एक जागीरदार से यह किला खरीद लिया था। अपने बाप की वफात के बाद फैसल अब इस किले का मालिक था। किले के साथ जो थोड़ी बहुत ज़मीन थी, उसकी आमदनी बहुत ही कम थी। फैसल का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। उसने ज़मीन का एक टुकड़ा फरोख्त करके डॉक्टरी की तालीम हासिल की थी। अरशद ने भी फैसल के साथ ही डॉक्टरी पास की थी। दोनों बड़े गहरे दोस्त थे। आज फैसल ने एक बड़ी ही पुरस्कार और खुफिया बातचीत के लिए अरशद को अपने यहाँ बुलाया था। वो ये बातचीत शहर के कॉलेज की कैंटीन में भी कर सकते थे, मगर बातचीत इतनी अजीबोगरीब थी कि फैसल ने अरशद से कहा था, बेहतर है कि हम किले में बैठकर बात करें। मैं नहीं चाहता कि हमारे राज के बारे में किसी को कानो कान खबर हो। अरशद ने अपने दोस्त फैसल की इस तजवीज़ को पसंद किया था और अब वो किले में आने ही वाला था। असल में अरशद के आने का वक्त हो गया था। शायद मौसम की खराबी की वजह से उसे देर हो गई थी। फैसल ने सोचा और आतिशदान के पास आकर उसमें लकड़ियां डालने लगा। सर्दी आज बहुत थी। इतने में बादल एक बार फिर गरजा और बारिश शुरू हो गई। तेज हवा का झोंका आया और खिड़की का एक पट खुल गया। फैसल आतिशदान के पास से उठा और उसने खिड़की का पट बंद कर दिया और शीशे में से बाहर का मंजर देखने लगा। बारिश मूसलाधार हो रही थी। धुंध ने चारों तरफ एक चादर फैला रखी थी। उसकी निगाहें उस सड़क पर लगी थी जो शहर से उस पुराने किले की तरफ आती थी। उसके पीछे किसी ने आहिस्ता से दरवाजा खोला। फैसल ने पलट कर देखा। बूढ़ा मुलाजिम अंतरी कॉफी का ट्रे लिए अंदर दाखिल हुआ। उसने आतिशदान के पास मेज पर कॉफी का सामान रख दिया और बोला, काफी तैयार है जनाब। ठीक है अंतरी, तुम जाओ, और सुनो, जब तक मैं ना बुलाऊं कमरे में ना आना। बेहतर जनाब। बूढ़ा अंतरी सर झुकाए बाहर निकल गया। कुछ रोज से वो अपने मालिक फैसल की हरकतों को बड़ी गहरी नजरों से देख रहा था। उसे कुछ शुबा सा था कि उसका मालिक कोई अजीबोगरीब काम करने वाला है। वो क्या काम था? बूढ़े मुलाजिम का दिमाग इससे आगे नहीं सोच सकता था। वो दबे पांव कमरे से बाहर निकल गया और दरवाजा बंद कर दिया। फैसल कमरे में इधर से उधर टहलने लगा। जो जो वक्त गुजर रहा था उसकी बेचैनी में इजाफा हो रहा था। उसने और उसके गहरे दोस्त अरशद ने सर्जरी में डॉक्टरी पास की थी, यानी वो इंसान के जिस्म का ऑपरेशन करने में माहिर थे। उन्होंने ये इल्म भी हासिल किया था कि वो किसी इंसान का कटा हुआ बाजू या टांग ऑपरेशन करके दोबारा जोड़ सकते थे। इस इम्तिहान में उन्होंने बड़ी मेहनत से कामयाबी हासिल की थी और कॉलेज की तरफ से सोने का तमगा हासिल किया था। अरशद सोच रहा था कि वो फौज में डॉक्टर बनकर चला जाए कि फैसल ने एक रोज कहा, फौज में जाकर तुम सिवाय इसके और क्या करोगे कि डॉक्टर बन जाओ, तरक्की हासिल करो और फिर रिटायर हो जाओ। दोस्त, इससे ज्यादा इंसान को और चाहिए भी क्या है? फैसल ने बात काट कर कहा था, नहीं अरशद, मेरे जहन में एक अजीबोगरीब स्कीम है। मैं चाहता हूं कि हम कोई अनोखा और हैरत अंगेज काम करें। ऐसा काम जो सारी दुनिया में हमें मशहूर कर दे, जो लोगों को चौंका दे। वगरना आम डॉक्टर बन जाने से क्या होगा? ऐसा तो सभी लड़के डॉक्टरी पास करने के बाद करते हैं। अरशद ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, वो कौन सी अजीबोगरीब स्कीम है? जरा मुझे भी तो बताओ। मैं वो स्कीम यहां नहीं बताना चाहता। अगर कल 4 बजे शाम तुम मेरे पास किले में आओ तो मैं तुम्हारे सामने सारी बात खोलकर बयान कर दूंगा। अरशद ने अगले रोज 4 बजे शाम किले में आने का वादा कर लिया था और आज फैसल उसका बेचैनी से इंतजार कर रहा था। वक्त 4:30 हो गया था। अरशद को अब तक आ जाना चाहिए था। फैसल उठकर एक बार फिर खिड़की के पास खड़ा हो गया। बारिश उसी तरह हो रही थी और थोड़ी थोड़ी देर बाद बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। स्याह बादलों और धुंध की वजह से फजा में अंधेरा सा फैल गया था और दूर सड़क पर फैसल को कार की रोशनी नजर आई। अरशद आ गया था। फैसल बेहद खुश हुआ। आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई थी।
कार की रोशनी धुंध में करीब से करीब तर आती गई। अरशद ने 2-1 बार रोशनी बुझाकर फैसल को इस बात का इशारा किया कि वो आ गया है। इतने में वीरान बाग की धुंध और गिरती हुई बारिश में अरशद की काले रंग की कार नमूदार हुई और किले के नीचे दीवार के साथ जाकर खड़ी हो गई। फैसल खिड़की के शीशे से लगा नीचे देख रहा था। कार का दरवाजा खुला, अरशद बरसाती ओढ़े बाहर निकला। उसने कार का दरवाजा बंद किया और बारिश में भीगता हुआ भागकर किले के दरवाजे में दाखिल हो गया। फैसल ने आतिशदान में और लकड़ियां डाल दी। इतने में दरवाजा खुला और उसका प्यारा दोस्त अरशद कमरे में दस्ताने उतारता हुआ दाखिल हुआ। कमरा तो खूब गर्म है, बाहर सर्दी और बारिश का तूफान आया हुआ है। मैंने तुम्हारे लिए सिर्फ कमरा ही गर्म नहीं किया, बल्कि कॉफी भी खूब गर्म बनवा कर रखी हुई है। शुक्रिया फैसल। अरशद आतिशदान के पास सोफे पर फैसल के सामने बैठ गया। फैसल प्यालियों में कॉफी उंडेलने लगा। अरशद ने उसे बताया कि बारिश के तूफान की वजह से उसे देर हो गई, वरना वो ठीक वक्त पर पहुंच जाता। जंगल में सड़क पानी में डूबी हुई थी, कुछ दरख्त जड़ों से उखड़ गए हैं। उन्होंने रास्ता रोक लिया था और मुझे ऊपर से चक्कर काट कर आना पड़ा। बहरहाल मुझे खुशी है कि तुम पहुंच गए। लो गरम गरम कॉफी पियो। शुक्रिया। अरशद, अगर तुम ना आते तो मुझे बहुत अफसोस होता। भला ये कैसे हो सकता था? तुमने ये बताकर मुझसे एक बड़ी पुरस्कार बातचीत करनी है, मेरे शौक को बढ़ा दिया था। अगर उससे भी बड़ा तूफान आ जाता तो मैं फिर भी तुम्हारे पास पहुंच जाता। फैसल ने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरे अजीज तरीन और पुराने दोस्त हो अरशद, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अरशद ने काफ़ी की चुस्कियां लेते हुए कहा, अच्छा मेरा ख्याल है अब तुम ये बताओ कि वो पुरस्कार खुफिया बात कौन सी है जो मुझे तुम बताना चाहते थे और जिसके लिए तुमने मुझे ख़ास तौर पर यहाँ बुलाया है। फैसल ने आंख से खामोश रहने का इशारा किया, क्योंकि बूढ़ा मुलाजिम अंतरी ट्रे में चिकन सैंडविचेस रखे अंदर दाखिल हो रहा था। वो हस्बे आदत थोड़ा थोड़ा लंगड़ाते हुए आतिशदान के करीब आया। मेज़ पर सैंडविचेस की प्लेट रखी और अरशद को शको शुबो की निगाहों से देखता हुआ वापस चला गया। अरशद ने फैसल से कहा, तुम्हारा नौकर बड़ा पुरस्कार इंसान है फैसल। फैसल अपनी प्याली में कॉफ़ी उंडेल रहा था। उसने बूढ़े मुलाजिम अंतरी को दरवाज़ा बंद करके बाहर निकलते देखा और अरशद से बोला, पुरस्कार इतना नहीं है जितना कि वो बनता है। मैं उसके हाथों में पलकर जवान हुआ हूँ। मेरा बड़ा खैर ख्वाह और वफादार नौकर है। अच्छा भाई, अब नौकर की वफादारी की बातें छोड़ो और ये बताओ कि तुमने किस शय के बारे में बातचीत करने के लिए मुझे बुलाया है। अभी बताता हूँ यार, बेसब्रे क्यों हुए जा रहे हो? भाई बेसब्रा तो तुमने मुझे बना दिया है। जो ये कहा कि तुम मुझसे एक ऐसी खुफिया बात करने वाले हो जो सिर्फ किले की तन्हाई में ही हो सकती है, मगर अब बता भी चुको कि वो पुरस्कार बात कौन सी है। फैसल ने अपनी प्याली में चीनी डालते हुए उसे चम्मच से हिलाया और कुछ देर खामोशी से आतिशदान में जलती लकड़ियों को तकता रहा। फिर कॉफ़ी का एक घूंट पिया, प्याली मेज़ पर रखी और अरशद की तरफ देखकर कहा, मेरी बात को गौर से सुनना। अगर तुम्हें मेरी बात पसंद ना आए तो अब उसे अपने सीने में ही दफन कर देना, किसी से इसका जिक्र मत करना। हो सकता है तुम्हें मेरी बात से इख्तलाफ हो, मगर मैं इस पर अमल करने का फैसला कर चुका हूं। आखिर वो कौन सा फैसला है, मुझे भी तो बताओ। सुनो अरशद, जैसा कि मैंने उस रोज़ तुम्हें कहा था कि डॉक्टरी पास करके डॉक्टर बन जाना, फौज में चले जाना, अपनी दुकान खोलकर प्रैक्टिस शुरू कर देना, ये आम सी बात है। ये वो कुछ है जिस पर तकरीबन हर डॉक्टर अमल करता है। अगर हमने भी यही किया तो हम कोई नई बात ना करेंगे, बल्कि उसी पुरानी लकीर को पीटेंगे जैसे हमसे पहले डॉक्टर लोग पीटते आए हैं। अरशद ने पूछा, लेकिन इसके अलावा और हम कर भी क्या सकते हैं फैसल? अपने जहन पर जोर देकर सोचो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तुम वो कुछ कर सकते हो कि डॉक्टरी की दुनिया में इनकलाब आ जाए। मसलन तुम ही बताओ कुछ, मेरे जहन में तो कुछ नहीं आ रहा। मेरी बात गौर से सुनो, मैंने एक स्कीम सोची है, एक ऐसी स्कीम जो ना सिर्फ डॉक्टरी की दुनिया में इनकलाब लाएगी बल्कि तारीख में भी हम दोनों के नाम को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा जावेद कर देगी। लोग हम पर मजमून लिखेंगे, किताबें लिखेंगे, रिसर्च करेंगे और हमारे बड़े बड़े बुत बनाकर अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के बरामदों में रखेंगे। यार आखिर वो स्कीम है क्या, आप बता भी दो ना। सुनो, फैसल ने आतिशदान में जलती हुई लकड़ियों को सुलाख से कुरेद कर अरशद की तरफ देखते हुए कहा, वो स्कीम यह है कि अगर तुम मेरे साथ शामिल हो जाओ तो हम दोनों एक इंसान बनाएंगे। इंसान बनाएंगे? अरशद ने हैरानी से पूछा। हाँ अरशद, हम एक जीता जागता जिंदा इंसान बनाएंगे। मगर यह कैसे हो सकता है फैसल? भला हम एक जीता जागता जिंदा इंसान क्यों कर बना सकते हैं? मैं तुम्हें बताता हूं। फैसल ने अपनी प्याली में गरम गरम कॉफी उंडेली और कहा, जैसा कि तुम जानते हो हम दोनों ने सर्जरी में डॉक्टरी पास की है। हम इंसान के कटे हुए बाजू, टांगे, हाथ और जिस्म के दूसरे अज़ा बड़ी कामयाबी से ऑपरेशन करके जोड़ सकते हैं। मैंने जब से ऑपरेशन करने शुरू किए हैं ख़ास तौर पर यह देखा है कि कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता।
क्या मतलब ये कि अगर किसी के बाजू ताकतवर हैं तो टांगे कमजोर हैं, और अगर किसी की टांगे ताकतवर हैं तो बाजू कमजोर हैं। अगर आंखें खूबसूरत हैं तो नाक भद्दी है, अगर बाल सुनहरे हैं तो कद छोटा है, अगर सब कुछ ठीक है तो दिमाग कमजोर है। यह तो कुदरत की देन है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? अरशद ने कहा। नहीं अरशद, ये तुम्हारा वहम है। अगर हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। खुदा ने हमें बहुत सी सलाहियतें दे रखी हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसा मिसाली इंसान बनाऊं जो हर एतबार से मुकम्मल हो, जिसके बाजू और टांगें ताकतवर हों, बाल सुनहरी हों, आंखें नीली हों, दिमाग बेहतर हो, कद ऊंचा हो। गर्ज ये कि वो हर लिहाज से बेहतरीन इंसान हो, और सबसे बढ़कर ये कि हमारा ताबेदार हो। हम जो कुछ उसे कहें वो उस पर अमल करे। मगर फैसल, तुम ऐसा क्यों कर सकोगे? हर रोज शहर में लोग मरते हैं और उन्हें कब्रिस्तान में लाकर दफना दिया जाता है। उनमें ऐसे नौजवान भी होते हैं जिनके आज़ाद ताकतवर होते हैं। बस हम ऐसे नौजवान मुर्दों की तलाश में रहेंगे जिनको कोई ना कोई अज़्ज़ सेहतमंद हो। अगर किसी मुर्दे के हाथ चौड़े हैं तो हम वो हाथ काट लेंगे, अगर आंखें नीली हैं तो वो आंखें निकाल लेंगे। इसी तरह अगर सर खूबसूरत और बड़ा है तो सर काट कर ले आएंगे। फिर क्या करेंगे? फिर हम उसे ऑपरेशन करके एक दूसरे से जोड़ देंगे, और यूं एक नया इंसान बन जाएगा जो ताकतवर, खूबसूरत और ज़हीन होगा, जिसमें सारी की सारी खूबियां होंगी। मगर उसमें रूह कहां से आएगी? ये भी तुम्हें बताता हूं, सुनो। बाहर बादल जोर से गरजा। अरशद ने चौंक कर खिड़की की तरफ देखा। बाहर बड़े जोर का तूफान आया हुआ था। फैसल ने कॉफी का गरम गरम घूंट पीकर कहा, मैंने रूह पर काफी तहकीक की है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि रूह एक ताकत है, तवानाई है, एनर्जी है। जिस तरह हम तवानाई को मादे में तब्दील कर देते हैं, उसी तरह हम अगर चाहें तो मादे को तवानाई में तब्दील कर सकते हैं। अरशद ने कहा, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा, जरा खुलकर बयान करो। सुनो, ऑक्सीजन एक तवानाई है, वो हमें नजर नहीं आती। हम उसे पानी और फिर बर्फ में तब्दील कर सकते हैं, जो कि मादा है। ऑक्सीजन रूह है और बर्फ उसका मादा यानी जिस्म। इस तरह हम अगर चाहें तो बर्फ को दोबारा ऑक्सीजन में तब्दील कर सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं ना? जरूर कर सकते हैं, मगर इंसानी लाश में हम रूह कहां से दाखिल करेंगे? मेरा नजरिया यह है कि अगर हम ऑपरेशन करके एक लाश बनाने में कामयाब हो गए तो उसे तख्ते पर जंजीरों में जकड़ कर हम किले की सबसे ऊपर वाली छत पर खुले आसमान तले रखेंगे और इंतजार करेंगे कि बादल जमा और बिजली चमके। हम लाश के साथ तांबे का तार लपेट देंगे। फिर जब 1 करोड़ वॉट की बिजली चमक कर उस पर गिरेगी तो तांबे की तार की मदद से वो लाश के सारे जिस्म में सेकंड के 1000वें हिस्से में घूम जाएगी। बस यही वो तवानाई या रूह होगी जो लाश को एकदम जिंदा कर देगी। वो उठकर चलना फिरना शुरू कर देगी। अरशद खामोशी से बुत बना फैसल की खौफनाक बातें सुन रहा था। उसे उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन चूंकि वो खुद डॉक्टर था इसलिए थोड़ा बहुत एतबार उसे आ चुका था। नजरियाती तौर पर उसकी बातें दुरुस्त थीं। क्या अमली तौर पर भी ऐसा हो सकता है? उसे इसका यकीन नहीं था। मुझे यकीन नहीं आ रहा फैसल कि ऐसा हो सकेगा। मेरा मतलब है कि कभी ऐसा हुआ नहीं कि लाश पर बिजली गिरे और वो फिर से जिंदा हो जाए। यही तुम गलती करते हो। बिजली लाश पर गिरेगी नहीं, क्योंकि अगर बिजली लाश पर गिरे तो वो उसे जलाकर राख कर देगी। बिजली तांबे के तार में से होकर लाश के सारे बदन उसके खून के एक एक जर्रे में से गुजर जाएगी और लाश को एक ऐसी ताकत मिलेगी कि वो उठकर बैठ जाएगी। क्या तुम्हें यकीन है? बिल्कुल इसी तरह यकीन है जिस तरह मुझे ये यकीन है कि तुम मेरे सामने बैठे मुझसे बातें कर रहे हो। क्या यह गुनाह नहीं होगा? मेरा मतलब है खुदा इस बात से नाराज नहीं होगा कि हमने एक लाश को जिंदा कर दिया है जिसकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। अरशद, हम महज एक तजुर्बा करने वाले हैं और मुझे यकीन है कि अगर हम ये तजुर्बा करने में कामयाब हो गए तो इससे इंसानियत को बेहद फायदा हासिल होगा। इंसान को मौत पर काबू हासिल हो जाएगा और फिर कोई शख्स भी मर नहीं सकेगा। मेरा ख्याल है खुदा इससे जरूर खुश होगा। यार, स्कीम तो तुम्हारी बड़ी खौफनाक है। इसमें इंसानियत की भलाई छुपी हुई है। अरशद, हमें इंसान की भलाई के लिए काम जरूर करना चाहिए। क्या तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? अगर तुम मुझे ये यकीन दिला दो कि खुदा नाराज नहीं होगा तो मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूं। प्यारे दोस्त, मैं तुम्हें अपने दिल पर हाथ रखकर यकीन दिलाता हूं कि हम इंसानियत की भलाई के लिए जो भी काम करें खुदा उस पर हमसे नाराज नहीं होगा बल्कि खुश होगा। एक बार फिर सोच लो। मैं 1 बरस से सोच रहा हूं अरशद, तुम मुझे अपने फैसले से आगाह करो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हारी मदद के बगैर मैं इस अजीम मकसद में कामयाब नहीं हो सकता। तो फिर मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी अरशद। फैसल ने उठकर बड़े पुरजोश अंदाज में अरशद को गले से लगा लिया। अब उन्होंने अपनी स्कीम पर अमल करने का प्रोग्राम बनाना शुरू कर दिया।
बिजली चमकी और बादल जोर से गरजा। फैसल ने कहा, अगर हमने लाश तैयार की होती तो आज का मौसम बेहद फायदेमंद मौसम था। आज बिजली बड़े जोशो खरोश के साथ चमक रही है। यह बिजली लाश को जिंदा कर सकती थी, लेकिन फैसल हम लाशें कहां से हासिल करेंगे? जैसा कि मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं कि हमें लाशें हासिल करने की कोई जरूरत नहीं। हम तो सेहतमंद जवान लाश का सबसे सेहतमंद उज़्व हासिल करेंगे। मगर कैसे? कब्र खोदकर। क्या यह जुर्म नहीं होगा? जुर्म होगा, लेकिन इसके सिवा और कोई चारा भी तो नहीं। हमें गोरकन को साथ मिलाना होगा। ख्वाह उसे रिश्वत देनी पड़े, उसे साथ मिलाए बगैर हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। क्या कोई गोरकन तुम्हारा वाकिफ है? रिश्वत देकर हम किसी गोरकन को भी इस बात पर राजी कर सकते हैं कि वो हमें किसी लाश का बाजू, टांगे, आंखें या सर काट कर ला दे। अगर उसने इनकार कर दिया तो फिर हमें यह काम खुद करना होगा। बहरहाल मैं कल इस कस्बे के गोरकन से बात करता हूं। बड़ी एहतियात और राजदारी की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि भांडा फूट जाए और हमें जेल की हवा खा रहे हों। ऐसी सूरत में हमारी डॉक्टरी का सर्टिफिकेट छीन लिया जाएगा। तुम फिक्र ना करो, मैं इन सब बातों से वाकिफ हूं। इसका बंदोबस्त हो जाएगा। अच्छा, तो अब मैं जाता हूं, बारिश थम गई है। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन कल सुबह सुबह तुम्हारा यहां पहुंचना बड़ा जरूरी है। हमें कब्रिस्तान चलकर गोरगन से मुलाकात करनी होगी। मैं कल सुबह सुबह तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरशद को छोड़ने फैसल नीचे उसकी कार तक आया। अरशद कार में सवार होकर किले के वीरान बाग में से होता हुआ बाहर निकल गया। जब उसकी गाड़ी जंगल की सिमत जाने वाली सड़क पर गुम हो गई तो फैसल ऊपर अपने कमरे में आ गया। बूढ़ा मुलाजिम मेज पर से कॉफी के बर्तन उठा रहा था। अंतरी, मुझे गर्म कॉफी और ला दो। जी अच्छा हजूर। बूढ़ा मुलाजिम खामोश कदम उठाता कमरे से बाहर निकल गया। वो अरशद और फैसल की गुफ्तगू तो नहीं सुन सका था, मगर उसे इतना शक जरूर हो गया था कि वो किसी बड़े ही पुरस्रार मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। बूढ़े मुलाजिम के बाहर निकलते ही फैसल अपनी डायरी लेकर बैठ गया। उसने उस रोज की तारीख डालकर अपनी और अरशद के साथ हुई गुफ्तगू के बारे में एक एक तफसील लिख दी। उसने ये भी लिखा कि वह तारीख और अपनी जिंदगी का एक अजीबोगरीब तजुर्बा करने वाला है। वो एक नया इंसान बनाने का इरादा रखता है, एक ऐसा इंसान जो हर तरह से मुकम्मल और ताकतवर हो और जो उसका ताबेदार हो, जो उसका हर हुक्म माने। असल में फैसल की नीयत अच्छी नहीं थी। उसके दिल में इंसानियत की भलाई का ख्याल नहीं था, बल्कि ये लालच था कि वो अपने बनाए हुए इंसान को अपने कंट्रोल में रखकर अपनी मर्जी के मुताबिक चलाएगा। वो उससे जो चाहेगा मंगवा लिया करेगा, जिस दुश्मन को चाहेगा उसके हाथों कत्ल करवा देगा, जिस बैंक में चाहेगा डाका डलवा देगा। अगर वो लाशनुमा इंसान पकड़ा भी जाएगा तो वो कोई बात ना कर सकेगा और यूं फैसल साफ बच जाएगा। और अगर वो पुलिस के हाथों मारा भी गया तो फैसल एक और इंसान बना लेगा। इन ख्वाहिशात का इजहार फैसल ने अरशद से बिल्कुल नहीं किया था, क्योंकि वो जानता था कि अरशद को अगर उसकी असल नीयत का हाल मालूम हो गया तो वो कभी उसके साथ काम करने और उसे मदद देने पर राजी ना होगा। चुनाचे अपने दिल का हाल उसने अरशद से पोशीदा ही रखा था, मगर अपनी डायरी में यह बात साफ साफ लिख दी थी कि वो नया इंसान महज अपने दुश्मनों से बदला लेने और दौलतमंद बनने के लिए बना रहा है। डायरी लिखने के बाद फैसल सो गया। अगली सुबह उसकी आंख खुली तो अरशद आ चुका था। नौकर ने आकर इतला दी कि अरशद साहब ड्राइंग रूम में बैठे हैं। फैसल जल्दी जल्दी तैयार होकर ड्राइंग रूम में आ गया। अरशद अखबार पढ़ते हुए उसका इंतजार कर रहा था। यार, मुझे जल्दी आने का कहकर खुद मजे से सो रहे थे। फैसल ने शर्मिंदा होकर कहा, क्या बताऊं अरशद मियां, आधी रात तक बस अपनी स्कीम के बारे में गौर करता रहा, नींद ही नहीं आई। माफी चाहता हूं। कोई बात नहीं दोस्त। अच्छा ये बताओ कि अब चलने को तैयार हो ना? हाँ बिल्कुल तैयार हूं, मगर इजाजत दोगे कि एक प्याली कॉफी तुम्हारे साथ पी लूं? जरूर जरूर, आज सख्त सर्दी है, कॉफी तो मैं भी पीऊंगा। एक एक प्याली कॉफी पीने के बाद दोनों दोस्त किले से बाहर निकले और कार में सवार होकर कस्बे के पुराने कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। यह कब्रिस्तान समंदर के किनारे पहाड़ी के दामन में वाक़या था और बड़ा कदीम और तारीखी कब्रिस्तान था। बड़े कस्बे से जो भी लाश आती वो इसी कब्रिस्तान में दफन की जाती थी। यह कब्रिस्तान किले से 3 मील के फासले पर था। थोड़ी ही देर में दोनों दोस्त कब्रिस्तान पहुंच गए। उन्होंने कार कब्रिस्तान की टूटी हुई दीवार के बाहर रोक ली और उतरकर कब्रिस्तान के घने दरख्तों और झाड़ियों वाले कच्चे रास्ते पर आ गए। रात भर की बारिश के बाद जगह जगह पानी खड़ा था। दरख्तों पर से बारिश के रुके हुए कतरे टप टप गिर रहे थे। पुरानी कब्रों पर स्याह रंग की काई जमी हुई थी। कुछ कब्रों के कतबे टेढ़े हो गए थे। कई कब्रें बारिश की वजह से पानी की मार खाकर बैठ गई थी। कुछ ताज़ा कब्रों पर रात भर के रखे हुए फूल अभी तक तरोताज़ा थे। क्या गोरकन मिल जाएगा इस वक्त? अरशद ने पूछा। वो सुबह से शाम तक कब्रिस्तान ही में होता है। मेरा ख्याल है फैसल, गोरकन से तुम अकेले ही बात करो, हो सकता है हम दोनों को देखकर घबरा जाए।
मैं बाहर कार में तुम्हारा इंतजार करता हूं। तुम्हारा यह ख्याल मुनासिब मालूम होता है, ठीक है, तुम बाहर गाड़ी में इंतजार करो, गोरकन से मैं अकेला ही बात करता हूं। अरशद कब्रिस्तान से बाहर आकर कार में बैठ गया और फैसल अकेला गोरकन की कोठड़ी की तरफ चल दिया। गोरकन की कोठड़ी कब्रों के दरमियान पुराने दरख्तों के बीच में बनी हुई थी। उसका आधा कबाड़ खुला हुआ था। फैसल ने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। अंदर से कोई जवाब ना आया। फैसल कोठड़ी के अंदर दाखिल हो गया। कोठड़ी खाली थी। मेज पर एक प्लेट में उबले हुए आलू पड़े थे। कोने में एक टूटा फूटा पुराना ताबूत रखा था। वो भी मेज के पास खड़ा सोच ही रहा था कि उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। फैसल ने पलट कर देखा तो पीछे सफेद सफेद मुर्दा आंखों और जर्द चेहरे वाला गोरकन खड़ा उसे घूर रहा था। तुम मिस्टर फैसल? हाँ मैं हूं। कौन मर गया है? मरा कोई नहीं। फिर क्या लेने आए हो? तुमसे एक जरूरी बात करने आया हूं, यहां बैठ जाओ। गोरकन टूटी हुई कुर्सी पर बैठ गया। फैसल ने जेब से बटुआ निकालकर मेज पर रख दिया। उसने बटुआ खोला जो 100 के नोटों से भरा हुआ था। गोरकन ललचाई हुई नजरों से नोटों को तकने लगा। ये नोट तुम्हारे हो सकते हैं अगर तुम मेरी मदद करो। गोरकन ने बेताबी से पूछा, मिस्टर फैसल, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने को तैयार हूं। बराए मेहरबानी मुझे काम बताइए, क्या किसी को कत्ल करके दफन करना है? अरे नहीं, कत्ल करके दफन नहीं करना, बल्कि दफन हो चुके मुर्दे को बाहर निकालना है। क्या मतलब है जनाब? मतलब यह है कि... और फैसल ने थोड़ी देर में गोरकन को सारी बात समझा दी। उसने उसे यह तो ना बताया कि वो एक नया इंसान बनाने का इरादा रखता है, बल्कि ये बताया कि उसे डॉक्टरी तहकीक के लिए लाशों के अज़ा की ज़रूरत है और ये कि वो ये काम इंसान की भलाई और बीमारियों की छानबीन के लिए करना चाहता है। गोरकन के सामने नोटों से भरा हुआ बटुआ पड़ा था। वो फौरन राजी हो गया। फैसल ने उसे ये बात खास तौर पर बता दी कि इस सिलसिले में इंतहाई राजदारी से काम लिया जाएगा और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। फैसल ने गोरकन को पेशगी 400 रुपए दे दिए। गोरकन बड़ा खुश हुआ। उसे सारी जिंदगी कभी किसी ने यकमुश्त 400 रुपए नहीं दिए थे। उसकी तो बातें खिल गईं और उसने बड़े अदब से झुककर कहा, मेरे आका, आपको जिस किस्म की लाश का बाजू, टांग और सर दरकार होगा मैं आपकी खिदमत में हाजिर कर दिया करूंगा। और क्या मजाल जो किसी को खबर तक हो। शाबाश, अब मैं तुम्हारी तरफ से इतला का इंतजार करूंगा। जो ही कोई सेहतमंद लाश आई मैं खुद हाजिर होकर इतला कर दूंगा। उसके बाद फैसल वहां से चल दिया। अरशद गाड़ी में फैसल का इंतजार कर रहा था। फैसल ने जब उसे बताया कि गोरकन के साथ सारा मामला बड़ी खुश असलूबी से तय पा गया है तो बड़ा खुश हुआ। अब हमें पहली लाश का इंतजार करना होगा। वो दोनों गाड़ी में सवार होकर किले में आ गए। यहां उन्होंने इकट्ठे दोपहर का खाना खाया। खाने के बाद कॉफी पीते हुए वो अपने मंसूबे के बारे में बातें करते रहे। उसके बाद अरशद फैसल से इजाजत लेकर वापस शहर चला गया। फैसल अपने कमरे से उठकर किले की आखिरी मंजिल वाले कमरे में आ गया। यह कमरा किले का सबसे ज्यादा पुरस्कार कमरा था, जहां फैसल ने ऑपरेशन का पूरा सामान जमा कर रखा था। बड़े बड़े शीशे के मर्तबान तेजाब और स्पिरिट से भरे हुए थे। अलमारियों में छुरियां और ऑपरेशन के तेज धार वाले औजार चमक रहे थे। एक तरफ बड़ा सा स्ट्रेचर पड़ा था। दिल की हरकत नोट करने वाली मशीन भी थी और फेफड़ों में मसनूई हवा फेंकने वाली मशीन भी मौजूद थी। कमरे के वस्त में फर्श से 4 फीट ऊंचा एक लोहे का स्ट्रेचर पड़ा था, जिसके पहलू में लोहे की जंजीरें और पट्टे बंधे हुए थे। उस आहनी स्ट्रेचर के नीचे बेशुमार स्प्रिंग लगे थे और बटन दबाने से यह स्ट्रेचर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठता हुआ छत के साथ जा लगता था। ऊपर से छत खुल जाती थी और स्ट्रेचर आसमान से बातें करने लगता था। फैसल ने बहुत पैसे खर्च करके अपने मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए यह सारा साजो सामान जमा किया था। उसके सर पर सिर्फ एक ही धुन सवार थी कि किसी न किसी तरह वो एक जिंदा इंसान बनाए और फिर उसको अपनी मर्जी से चलाए। जो वो कहे उसे जिंदा इंसान पूरा करे। लेबोरेटरी में आकर फैसल देर तक मुख्तलिफ मशीनों और आलात को देखता रहा। अचानक दरवाजे में आहट हुई। फैसल ने चौंक कर देखा। दरवाजे में बूढ़ा मुलाजिम कॉफी का प्याला लिए खड़ा था। फैसल ने गुस्से से कहा, तुम्हें लाख बार समझाया है कि आवाज देकर आया करो। मुलाजिम ने कोई जवाब न दिया। उसने कॉफी की प्याली मेज पर रखी और चुपके से कोई बात कहे बगैर बाहर निकल गया। फैसल को बूढ़े अंतरी का लेबोरेटरी में आना पसंद नहीं था। उसे मालूम था कि बूढ़ा मुलाजिम उसकी सरगर्मियों को शक शुबे की निगाह से देखता है, मगर वो उसे कुछ ना कह सकता था। एक तो यह कि उसके पास कोई सबूत नहीं था जिससे यह जाहिर हो कि बूढ़ा मुलाजिम उसकी हरकतों सकनात की निगरानी कर रहा है। दूसरा, बूढ़ा अंतरी उस घर का पुराना मुलाजिम था और बेहद वफादार था। फिर भी उसे यह बात हरगिज गवारा न थी कि कोई भी शख्स
गैर शख्स फैसल की सरगर्मियों पर नजर रखे। अरशद पर फैसल को भरोसा था, वो उसका पुराना दोस्त था, और फिर भी फैसल ने उस पर अपने दिल की बात जाहिर नहीं की थी। उसने अरशद को यही बताया था कि वो एक नए इंसान को तख्लीक करके डॉक्टरी की दुनिया में एक इनकलाब पैदा करना चाहता है और इंसानियत की भलाई चाहता है। हालांकि उसका असल मकसद अपनी खुदगर्जी और दौलत हासिल करना था। अब उसे बड़ी बेचैनी से इस बात का इंतजार था कि गोरकन कब आकर फैसल को इतला देता है कि एक सेहतमंद और तवाना आदमी की लाश अभी अभी दफन हुई है, क्योंकि जब तक उसके पास मुख्तलिफ लाशों के हाथ पांव, सर, धड़ और दिमाग जमा नहीं हो जाते थे, वो अपने अजीम मंसूबे पर अमल शुरू नहीं कर सकता था। मुसीबत यह थी कि कस्बे से बहुत कम लाशें कब्रिस्तान में आती थीं। इसके बावजूद फैसल को पूरी उम्मीद थी कि उसे सेहतमंद इंसान की लाश उसी कस्बे में मिलेगी, क्योंकि कस्बे के लोग खुली आबो हवा में रहने की वजह से तंदुरुस्त व तवाना थे। 2-3 रोज गुजर गए। इस दौरान में अरशद हर रोज किले में फैसल के पास आता रहा। दोनों दोस्त घंटों अपने मंसूबे पर गौर करते रहे। वो ऊपर वाले कमरे में लेबॉर्ट्री में जाकर ऑपरेशन के सामान और मुख्तलिफ दवाओं की जांच पड़ताल करते। असल में वो बेचैनी से गोरकन का इंतजार कर रहे थे। आखिर एक रोज गोरकन आ ही गया। शाम का वक्त था कि गोरकन अपनी फटी फटी सफेद आंखों और जर्द चेहरे के साथ किले में आया और फैसल को आकर उसने बताया कि एक सेहतमंद जवान की लाश आई है। फैसल बेहद खुश हुआ। उसने पूछा, उसकी उम्र कितनी होगी? 19-20 साल से ज्यादा नहीं होगी मेरे आका। क्या लाश मोटी ताजी है? बहुत सेहतमंद है मेरे आका। ये नौजवान कस्बे का पहलवान था, इसने बड़ी कुश्तियां लड़ी हैं। मौत कैसे वाक़या हुई उसकी? कहते हैं 2 रोज बुखार चढ़ा और तीसरे रोज मर गया। बुखार का असर जहन पर पड़ा होगा। खैर चलो मेरे साथ। फैसल ने गोरकन को गाड़ी में साथ लिया और कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गया। शाम के साए गहरे होकर रात के सायों में घुल मिल गए थे। हर तरफ अंधेरा फैल गया था। सर्दी बहुत सख्त थी और बाग के अंदर धुंध फैली हुई थी। कब्रिस्तान की टूटी हुई दीवार के पास पहुंचकर फैसल ने गाड़ी रोक दी। फैसल ने पूछा, कब्र किस तरफ है? मगरबी किनारे वाले कुएं के पास है मेरे आका, गोरकन ने जवाब दिया। क्या लाश के रिश्तेदार वापस चले गए थे? वो तो शाम को ही वापस चले गए थे मेरे आका। तुमने तसल्ली कर ली है ना? बिल्कुल हजूर, आप किसी किस्म का फिक्र ही ना करें। ठीक है। गोरकन फैसल को लेकर कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। कब्रों पर गहरी खामोशी छाई हुई थी। सर्दी और धुंध की वजह से दरख्तों पर परिंदे भी नहीं चहचहा रहे थे। सिर्फ उल्लू की डरावनी आवाज कभी कभी सुकूत को तोड़ देती थी। धुंध की चादर में से कब्रों के तावीज बड़े पुरस्रार नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मुर्दे कब्रों से निकलकर बाहर अपने अपने चबूतरों पर बैठे उन्हें गौर से तक रहे हों। फैसल ने पूछा, अभी कितनी दूर चलना होगा? गोरकन ने हाथ के इशारे से कहा, हजूर मेरी झोंपड़ी के पीछे कब्र है, वो आगे झोंपड़ी। गोरकन ने झोंपड़ी में जाकर कुदाल उठा ली। फैसल लाश काटने के लिए अपनी लेबॉर्ट्री में से एक तेज धार वाला छुरा साथ लाया था, जो उसके गर्म कोट के अंदर छुपा हुआ था। कोई और शख्स होता तो वो जरूर ऐसा काम करते हुए खुदा से डरता, मगर जब आदमी के दिल से खुदा का खौफ निकल जाए और उसकी जगह दुनिया की मोहब्बत और दौलत का प्यार आ जाए तो वो अंधा हो जाता है। यही हाल फैसल का था। उसको भी दौलत के प्यार ने अंधा कर दिया था। वो अपने अंजाम से बेखबर एक ऐसा गुनाह कर रहा था जिसे खुदा कभी माफ नहीं करता। गोरकन झोंपड़ी के अकब में एक कब्र के पास जाकर खड़ा हो गया। यह कब्र ताज़ा बनी हुई थी। अभी उसकी मट्टी गीली थी और उस पर फूलों के हार पड़े हुए थे। गोरकन ने इशारा करते हुए कहा, यह है जनाब वो कब्र। फैसल ने कब्र का जायजा लिया और फिर चारों तरफ गौर से देखने लगा। क्या तुम्हें यकीन है कि इस वक्त कब्रिस्तान में सिवाय हमारे और कोई नहीं है? गोरकन ने कहा, हजूर इस वक्त कब्रिस्तान में कोई नहीं आता, और फिर इतनी सख्त सर्दी में तो हर कोई गर्म लिहाफ में दुबका सो रहा होगा। जब फैसल को इत्मीनान हो गया कि कब्रिस्तान में वो दोनों तन्हा हैं, तो उसने गोरकन को इशारा किया, कब्र खोदनी शुरू कर दो। इशारा पाते ही गोरकन ने कुदाल चलाते हुए कब्र खोदनी शुरू कर दी। मट्टी गीली और नरम थी। देखते देखते काफी कब्र खुद गई। कोई आध घंटे बाद कब्र पूरी खुल गई थी और अंदर से लाश का कफन नजर आ रहा था। गोरकन ने कब्र में उतरते हुए कहा, हजूर कब्र में उतर आए, लाश को बाहर निकालने के बजाय अंदर ही अपना काम कर लें। फैसल कब्र के अंदर उतर गया। उसने जेब से मोमबत्ती निकालकर जलाई और एक तरफ मट्टी के ढेले पर रख दी। मोमबत्ती की धीमी रोशनी में कब्र बड़ी पुरस्रार नजर आ रही थी। लाश का कफन भी अभी मैला नहीं हुआ था, सिर्फ कहीं कहीं मट्टी लगी थी। फिजा में मुश्क, काफूर और गुलाब के अर्क की तेज खुशबू फैली हुई थी। गोरकन ने लाश पर से कफन हटा दिया। ये एक नौजवान की लाश थी जो सेहतमंद होने के साथ साथ
खुश शक्ल भी था। उसके चेहरे पर बड़ा सुकून नजर आ रहा था। फैसल के दिल में एक पल के लिए ख्याल आया कि वो ये गुनाह ना करे और कब्र बंद करके वापस चला जाए, क्योंकि लाश की बेहरमती करना बड़ा गुनाह होता है। मगर दूसरे ही लम्हे दुनिया की मोहब्बत और दौलत हासिल करने के लालच ने उसके दिमाग पर गलबा पा लिया। उसने लाश के जिस्म को एक माहिर डॉक्टर की तरह देखना शुरू कर दिया। फैसल लाश का सबसे ज्यादा सेहतमंद उज़्व काट लेना चाहता था। लाश का चेहरा लंबोदरा और पतला था, हाथ पांव छोटे थे, सिर्फ पिंडलियां लंबी और मजबूत थीं। उसने फैसला किया कि वो उस लाश की सिर्फ पिंडलियां ही काट कर ले जाएगा, बाकी लाश वैसे ही रहने देगा। उसने कोट के अंदर से छुरा निकाला और लाश की पिंडलियों पर से कफन हटा दिया। गोरकन को किसी शय की आहट सी सुनाई दी। वो चौकन्ना होकर उठा और कब्र से बाहर निकल गया। फैसल कब्र में छुप गया। उसे यूं लगा जैसे लाश उसकी तरफ गौर से देख रही हो। वो सहम गया। उसने सोचा भला मुर्दा भी कभी देख सकता है। फिर उसे यूं लगा जैसे लाश ने अपनी पलकें झपकी हों। वो डर कर पीछे हटा। उसने अपने डर और खौफ पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। गोरकन ने कब्र के बाहर दबे पांव चलते हुए चारों तरफ गौर से देखा, और जब उसे इत्मीनान हो गया कि वहां सिवाय उसके और कोई नहीं, तो वो वापस कब्र में उतर आया। फैसल की जान में जान आई। उसने पूछा, किसकी आहट थी? गोरकन ने सरगोशी में कहा, शायद कोई गीदड़ था। कोई आदमी तो नहीं था ना? नहीं, मैंने इत्मीनान कर लिया है। फैसल को जब तसल्ली हो गई कि कब्रिस्तान में तन्हा है और उन्हें कोई नहीं देख रहा, तो उसने लाश की पिंडली पर छुरे का भरपूर वार कर दिया। एक ही वार से लाश की पिंडली घुटने के ऊपर से कटकर अलग हो गई। इस तरह उसने लाश की दूसरी पिंडली भी काट दी। उसने गोरकन के साथ मिलकर मुर्दे की दोनों पिंडलियां नायलॉन के बड़े से थैले के अंदर डालकर उसका मुंह बंद कर दिया और गोरकन से कहा, यह थैला मुझे पकड़ा दो। इतना कहकर वो कब्र से बाहर आ गया। गोरकन ने थैला बाहर पकड़ा दिया और खुद भी कब्र से बाहर निकल आया। बाहर आते ही गोरकन ने धड़ाधड़ कुदाल लाकर कब्र को मट्टी से बंद करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में कब्र को दोबारा मट्टी से भर दिया। फिर उसने कब्र को वैसी पुरानी शक्ल देकर दोनों जानिब ईंटें रखकर ऊपर फूलों के हार डाल दिए। देर न करो, जल्दी यहां से बाहर निकलो, फैसल ने बेताबी से कहा। वो ज्यादा देर अब कब्रिस्तान में रुकना नहीं चाहता था। गोरकन ने हाथ झाड़कर कुदाल उठा लिया, थैला कंधे पर रखा और फैसल के साथ कब्रिस्तान से निकलकर बाहर गाड़ी के पास आ गया। कब्रिस्तान के एक दरख्त पर उल्लू बराबर बोलता रहा था, जिसकी आवाज ने सारी फजा को डरावना बना दिया था। गोरकन ने कटी हुई पिंडलियों का थैला गाड़ी की डिग्गी में रख दिया। फैसल ने जेब से बटुआ निकालकर गोरकन को इतने पैसे दिए कि वह खुश होकर सलाम करने लगा। फैसल ने कहा, अगर तुम इसी तरह मेहनत और राजदारी से काम करते रहे तो मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा पैसे दूंगा। गोरकन ने सर झुकाकर कहा, हुजूर, मैं हर खिदमत के लिए हाजिर हूं। मैं हमेशा इसी तरह आपके काम आता रहूंगा। शाबाश, अब तुम्हारा काम यह है कि जो ही कोई दूसरी सेहतमंद लाश आए तो मुझे फौरन इतला करो। तुम्हारा इनाम तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। हुजूर फिक्र न करें, लाश के आने की देर है, सबसे पहले आपको आकर इतला करूंगा। फैसल गाड़ी में बैठ गया। गोरकन कुदाल कंधे पर रखे परे हटकर खड़ा हो गया। फैसल ने गाड़ी स्टार्ट की। गोरकन ने झुककर सलाम किया और फैसल गाड़ी कब्रिस्तान में से निकालकर उस कच्ची सड़क पर आ गया जो जंगल में से गुजरकर पुराने किले की तरफ चली गई थी। रात गहरी हो गई थी। सड़क पर चारों तरफ धुंध फैली हुई थी। फैसल ने कार की बत्तियां रोशन कर रखी थी, फिर भी उसे चंद गज के बाद कुछ दिखाई न दे रहा था। उसने गाड़ी की रफ्तार बहुत हल्की कर रखी थी। सड़क अब जंगल में से गुजर रही थी। अचानक फैसल ने एक ब्रेक लगा दी। एक आदमी बैसाखियों के सहारे सड़क के ऐन दरमियान में खड़ा था। उसका चेहरा सफेद था। उसने एक हाथ ऊपर उठा रखा था, जैसे मोटर कार को रुकने का इशारा कर रहा हो। फैसल ने गौर से देखा तो उस आदमी की दोनों पिंडलियां गायब थीं और उसकी शक्ल उस लाश जैसी थी जिसकी अभी अभी फैसल पिंडलियां काट कर आ रहा था। फैसल को खौफ से पसीना आ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आगे बढ़े या कार वापस मोड़कर कब्रिस्तान में चला जाए। लाश ने कंधे पर सफेद कफन डाल रखा था और वो बैसाखियों के सहारे आहिस्ता आहिस्ता फैसल की कार की तरफ बढ़ रही थी। फैसल डर से कांपने लगा। लाश जो जो करीब आ रही थी उसका सांस खुश्क हो रहा था और माथे पर पसीने के कतरे नमदार हो रहे थे। लाश अब कार के बिल्कुल करीब आ गई थी। फैसल ने सोचा कि वो कार को एकदम स्टार्ट करके वहां से भाग जाए, मगर उसका हाथ पत्थर बन गया था।
اس میں اتنی طاقت بھی نہ رہی تھی کہ وہ کار کے انجن کو سٹارٹ کر سکتا۔ لاش کار کے سامنے آ کر رک گئی۔ اس نے گور کر فیصل کی طرف دیکھا اور ایک بیساکھی اوپر اٹھائی۔ قریب تھا کہ وہ بیساکھی مار کر کار کا شیشہ چکنا چور کر دے کہ پیچھے سے کسی کار کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ فیصل سمجھ گیا کہ یہ رات کو جنگل میں گشت کرنے والی پولیس کی گاڑی ہے۔ فیصل کی جان میں جان آ گئی۔ اس نے زور سے ہارن دیا۔ ہارن کی آواز پر لاش دھند میں غائب ہو گئی۔ اتنے میں پولیس کی گاڑی سامنے سے آ کر قریب ہی رک گئی۔ کار میں سے پولیس انسپکٹر اور 2 سپاہی نکل کر فیصل کے پاس آئے اور اندر چھپ کر بولے، آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ فیصل نے انہیں بتایا کہ وہ اپنے عزیز کی قبر پر دعا مانگ کر آ رہا ہے۔ پولیس انسپکٹر نے کہا، ٹھیک ہے مسٹر، مگر رات کو قبرستان میں آنے سے گریز کریں۔ بہتر ہے کہ آپ دن کو دعا مانگ لیا کریں۔ آئندہ سے ایسا ہی ہوگا انسپکٹر۔ ٹھیک ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ فیصل نے خدا کا شکر ادا کیا کہ پولیس نے اس کی تلاشی نہ لی تھی، اس لیے کہ کار کے پیچھے تھیلا پڑا تھا جس میں لاش کی کٹی ہوئی پنڈلیاں بند تھیں۔ اس نے ابھی کار سٹارٹ ہی کی تھی کہ اچانک انسپکٹر نے اسے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا۔ یا خدا، یہ تو مصیبت بن گیا ہے، فیصل نے دل میں سوچا۔ اس نے انجن بند کر دیا اور شیشہ اتار کر پوچھا، کیا بات ہے انسپکٹر؟ انسپکٹر پولیس نے تھیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس تھیلے میں کیا ہے جناب؟ فیصل کو ایک دم پسینہ آ گیا، مگر اس نے بڑے اعتماد سے کہا، بات یہ ہے انسپکٹر کہ میں ابھی رات کی فلائٹ سے کراچی سے یہاں پہنچا ہوں۔ مجھے شام کو اپنے عزیز کی موت کا تار ملا تھا۔ ایئرپورٹ سے سیدھا قبرستان فاتحہ پڑھنے آ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تھیلا ابھی میری کار میں ہے۔ اس تھیلے میں میرے کپڑے ہیں، آپ بے شک دیکھ لیں۔ فیصل نے پیچھے ہاتھ لے جا کر کہا، کیا کھول کر دکھا دو جناب؟ نہیں، ٹھیک ہے، انسپکٹر نے کہا اور کار میں بیٹھ کر چلا گیا۔ اب فیصل نے اطمینان کا سانس لیا۔ اگر انسپکٹر تھیلا کھول کر دیکھ لیتا تو اسے ابھی گرفتار کر لیا جاتا۔ فیصل نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ بچ گیا ہے۔ گاڑی سٹارٹ کی اور قلعے کی جانب روانہ ہو گیا۔ قلعے کے اندر پہنچ کر فیصل کے دم میں دم آیا۔ اس نے تھیلا اٹھایا اور سیدھا اوپر والی منزل کی لیبارٹری میں آ گیا۔ اس نے بتی جلائی اور تھیلے میں سے کٹی ہوئی پنڈلیاں نکال کر میز پر رکھ دیں۔ وہ بڑے غور سے ان کا معائنہ کرنے لگا۔ یہ پنڈلیاں عام انسانوں کی پنڈلیوں سے بڑی اور طاقتور تھیں۔ وہ لمبائی میں بھی زیادہ تھیں اور گوشت سے بھری ہوئی تھی۔ فیصل نے اس خیال سے کہ وہ خراب نہ ہو جائیں، انہیں فوراً اسپرٹ کے بڑے مرتبان میں ڈال دیا۔ ابھی وہ مرتبان کا ڈھکنا بند ہی کر رہا تھا کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی دبے پاؤں اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، اس کا ملازم کافی کا ٹرے لے ہوئے کھڑا تھا۔ فیصل نے ڈانٹ کر کہا، میں نے تمہیں 1000 بار کہا ہے کہ جب بھی میرے کمرے میں آؤ دروازے پر دستک دے کر آؤ، مگر تمہارے کانوں پر ذرا اثر نہیں ہوتا۔ بوڑھے ملازم کی آنکھیں کھلی تھیں۔ اس نے گہری آواز میں کہا، میرے آقا، آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا، میں نے سوچا کہ کافی بنا کر ہی لے جاؤں۔ فیصل نے غصے میں کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، لے جاؤ کافی۔ بوڑھے ملازم نے خوفزدہ نگاہوں سے فیصل کی طرف دیکھا اور کافی کا ٹرے اسی طرح ہاتھ میں لیے کمرے سے نکل گیا۔ اس نے اپنے مالک کو پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ اس میں کوئی خوفناک تبدیلی آ رہی تھی۔ اس تبدیلی کی وجہ بھی انتری کو معلوم تھی۔ اس کا مالک کوئی عجیب و غریب کام کر رہا تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی مرتبان میں انسانی پنڈلیوں کو بھی دیکھ لیا تھا۔ وہ ڈر گیا تھا۔ اپنے کمرے میں جا کر بوڑھا ملازم دیر تک کچھ سوچتا رہا۔ دوسرے روز ارشد قلعے میں آیا تو فیصل نے لیبارٹری میں جا کر اسے وہ پنڈلیاں دکھائیں جنہیں وہ رات قبرستان سے لایا تھا۔ ارشد نے پنڈلیاں دیکھی تو حیرانی سے پوچھا، یہ تو کسی بڑے طاقتور انسان کی معلوم ہوتی ہیں۔ مجھے ایسی ہی پنڈلیاں چاہیے تھی ارشد۔ میں باقی اعضاء بھی ایسے ہی طاقتور چاہتا ہوں تاکہ میرا جو انسان بنے وہ عام انسانوں سے 10 گنا زیادہ طاقت کا مالک ہو۔ وہ اگر مکان کی دیوار کو ہاتھ مارے تو وہ گر پڑے۔ ارشد نے کہا، میرا خیال ہے ایسا تو ممکن نہ ہوگا۔ فیصل نے رازدارانہ انداز میں کہا، ایسا ضرور ممکن ہوگا ارشد، تم نہیں جانتے کہ 1 لاکھ کلو واٹ بجلی کا انسان کے جسم سے گزر جانا کیا ہوتا ہے۔ ایسا انسان اگر زندہ رہے تو وہ دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور انسان ہوتا ہے۔ اس میں کم از کم اتنی بجلی ضرور پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جس انسان کو ہاتھ لگائے وہ بھسم ہو کر رہ جائے۔ ارشد نے فکر مند لہجے میں کہا، مگر یہ بات تو بڑی خطرناک ہوگی۔ ایسا آدمی تو انسانی معاشرے میں تباہی مچا دے گا۔ وہ تو لوگوں کا سکون دھرم بھرم کر دے گا۔ میرا خیال ہے تم بھی یہ پسند نہ کرو گے کہ تمہارا بنایا ہوا انسان لوگوں کے گھر اجاڑ کر رکھ دے۔ فیصل نے کہکا لگا کر کہا، میں اسے کنٹرول کروں گا ارشد۔
मैं उसके जिस्म में एक ऐसा चार्ज लगाऊंगा जो उसकी बिजली को महफूज रखेगा। वो मेरी मर्जी के बगैर किसी भी इंसानी जान को अपनी बिजली से हलाक न कर सकेगा। मगर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसका जिस्म बिजली के इस कदर मोहलिक हथियार से पाक रहे? यह बड़ा मुश्किल है। अगर उसे 1,00,000 किलोवाट आसमानी बिजली का झटका ना दिया गया तो उसकी लाश जिंदा ना हो सकेगी। बिजली का झटका देना बहुत ज़रूरी है, और बिजली एक बार उसके जिस्म से गुजर गई तो उसके जिस्म में बिजली के असरात पैदा हो जाने भी कुदरती बात है। मैंने इसका यही हल तलाश किया है कि उसके जिस्म में फ्यूज़ लगाकर उसे कंट्रोल किया जाए। अरशद ने सर खुजाते हुए कहा, दोस्त, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ कि मुझे तो ये सारा मामला कुछ उलझता हुआ मालूम होता है। ऐसा लगता है कि इस तजर्बे में इंसान की भलाई का इम्कान कम और बर्बादी का डर ज़्यादा है। तुम वहमी हो अरशद, आखिर हम कोई अनाड़ी नहीं है, पूरे सर्जन हैं, इंसान के जिस्म की एक एक रग से वाकिफ़ हैं। फिर भला ये कैसे हो सकता है कि एक लाश जिसको हम खुद जिंदा करें वो हमारे हाथ से निकलकर लोगों के लिए बर्बादी का बायस बने? हम उसे पूरी तरह अपने काबू में रखेंगे। वो हर काम हमारे इशारे पर करेगी और कोई भी कदम हमारे हुक्म के बगैर नहीं उठाएगी। अरशद ने गहरा सांस लेकर कहा, खुदा करे कि ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा अरशद, ऐसा ही होगा। 4 रोज बाद गोरकन ने किले में आकर फैसल को बताया कि कस्बे के सबसे बड़े पहलवान की लाश कब्रिस्तान में आई है। फैसल बहुत खुश हुआ। मैं अभी अभी कब्रिस्तान में दफन करके आ रहा हूं। बेहतर यही है कि आप आज आधी रात को मेरी झोंपड़ी में आ जाएं। मैं आपका इंतज़ार करूंगा। मैं आधी रात को पहुंच जाऊंगा तो मेरा इंतज़ार करना। बहुत बेहतर हुजूर। और सुनो, फैसल ने जेब से 50 रुपये निकालकर गोरकन को दिए। यह है तुम्हारा इनाम। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया। गोरकन ने झुककर फैसल का शुक्रिया अदा किया। 50 रुपये का नोट उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। उसने 50 रुपये का नोट जेब में रखा और आधी रात को आने की ताकीद करने के बाद सलाम करके चला गया। अभी दिन काफ़ी था। फैसल ने सोचा कि वो अरशद को इतला कर दे ताकि रात को वो भी कब्रिस्तान उसके साथ चले। फिर कुछ सोचकर उसने ये इरादा तर्क कर दिया। दरअसल वो हर काम खुद करना चाहता था। अरशद का काम लाश के ऑपरेशन के वक्त शुरू होने वाला था। ये काम ऐसा था कि वो अकेला नहीं कर सकता था। अगर ये काम भी वो अकेला कर सकता तो वो अरशद को कभी अपने राज में शरीक न करता, इसलिए कि ये एक बड़ा ही पुरस्कार और हलाकत खेज राज था। कोई खबर न थी कि लाश जिंदा होकर क्या क़यामत बन जाए। इलावा अज़ीं फैसल लाश से बड़े ख़तरनाक काम लेने का इरादे रखता था। अरशद को उसने इसलिए चुना था कि वो एक सीधा सादा नौजवान था, ज़माने के उलट फेरों से नावाकिफ था, वैसे भी कम गो था। उसे यकीन था कि अरशद कभी किसी से बात नहीं करेगा। फैसल ने यह भी दिल में सोच रखा था कि अगर बाद में फैसल के नाजायज़ काम देखकर अरशद ने बगावत कर दी और पुलिस को इत्तला कर देने की धमकी दी तो वो उसको लाश से मरवा देगा। शाम को आसमान पर बादल छा गए और सर्द हवा चलने लगी। देखते देखते हवा ने तूफान की शक्ल इख्तियार कर ली और साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। फैसल अपने कमरे में आग जलाकर आतिशदान के सामने बैठ गया और डॉक्टरी की एक पुरानी किताब पढ़ने लगा। उस किताब में यह लिखा था कि पुराने ज़माने में मिस्र के लोग किस तरह लाशों को साल साल तक महफूज रखा करते थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। फैसल ने आवाज़ दी, कौन है? बूढ़े मुलाजिम की आवाज़ आई, कॉफ़ी ले आऊं सरकार? हाँ ले आओ। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और बूढ़ा मुलाजिम बड़े पुरस्रार अंदाज में कॉफ़ी लिए अंदर दाखिल हुआ। उसने कॉफ़ी के साथ टमाटर के सैंडविचेस भी बनाए थे। ट्रे मेज़ पर रखकर वो मुअद्दब खड़ा हो गया। फैसल ने पूछा, अब क्या बात है? सरकार कुछ और चाहिए? अगर ज़रूरत हुई तो बुलवा कर कह दूंगा, अब तुम जाओ। बूढ़ा मुलाजिम चुपचाप बाहर निकल गया। इससे पहले उसके मालिक ने कभी इतनी रुखाई से जवाब नहीं दिया था। वो बारिश और तूफान की रातों में बूढ़े अंतरी को आतिशदान के करीब बिठाकर उससे पुरानी दास्तानें सुना करता था, मगर अब तो वो जैसे उससे चिढ़ गया था। बूढ़े मुलाजिम को मर्तबान में पड़ी हुई इंसानी पिंडियों का ख्याल आया तो उसको झुरझुरी सी आ गई। खुदा जाने उसका मालिक किस किस्म के तजुर्बे कर रहा था। आधी रात के करीब तूफान का जोर जरा टूट गया, मगर बारिश उसी तरह मूसलाधार हो रही थी। ठीक रात के 12 बजे फैसल ने किताब बंद करके अलमारी में रखी और कोट के ऊपर बरसाती पहनी, कमरा बंद किया और सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गया। लाश के अज़ा काटने का आला उसने पहले ही कोट के अंदर छुपा रखा था। तूफानी रात में सारा किला एक भूत की तरह नजर आ रहा था। फैसल की गाड़ी बाहर वीरान बाग के पास किले की दीवार से लगी भीग रही थी।
वो गिरती बारिश में लपक कर गाड़ी की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और गाड़ी स्टार्ट करके कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। ऊपर किले की एक अंधेरी खिड़की में उसका बूढ़ा मुलाजिम उसे देख रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसका आका कभी कभी आधी रात को कार में सवार होकर कहाँ जाता है। आंधी आए या तूफान, वो किसी नामालूम सिमत को रवाना हो जाता है। बूढ़े मुलाजिम के दिमाग में कुछ ना आया तो वो ऊपर किले की दूसरी मंजिल में आ गया। लेबॉर्ट्री का दरवाज़ा बंद था। उसने रोशनदान में से अंदर झांक कर देखा। स्पिरिट से भरे हुए मर्तबान में कटी हुई पिंडलियां वैसे ही पड़ी थीं। वो कितनी देर उन पिंडलियों को दूर से देखता रहा। खुदा जाने उसका मालिक ये पिंडलियां कहां से काट कर ले आया था। क्या वो किसी को कत्ल करके उन्हें लाया है? बूढ़े अंतरी के जहन में ये सवाल आया, मगर उसे अपने मालिक से ये उम्मीद नहीं थी। वो रोशनदान से हटकर अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। वो नीम रोशन बरामदे का मोड़ घूमने लगा तो उसे यूं लगा जैसे कोई शख्स बैसाखियों के सहारे रास्ते में खड़ा है। उसका चेहरा लाश की तरह जर्द है और उसकी दोनों पिंडलियां गायब हैं। बूढ़े अंतरी ने जोर से आंखें मली तो वो इंसान गायब हो गया। उसने सोचा ये उसका वहम था। वो अपनी कोठड़ी में दाखिल होकर बिस्तर पर लेट गया और अजीब अजीब चीज़ों पर गौर करने लगा। उधर फैसल तूफानी बारिश में जंगल में से गुजरकर कब्रिस्तान के बाहर पहुंच गया। उसने गाड़ी कब्रिस्तान की दीवार के साथ खड़ी की और बारिश में बरसाती के कॉलर उठाए कब्रिस्तान के दरख्तों के नीचे से होता हुआ गोरकन के झोंपड़े के पास पहुंच गया। गोरकन की झोंपड़ी में मध्यम सी रोशनी हो रही थी। वो लालटेन जलाए उसका इंतजार कर रहा था। आप आ गए हजूर। मेरा ख्याल था शायद इतनी तूफानी रात में आप ना आए। ये कैसे हो सकता है? अगर भौचाल भी आ रहा होता तो मैं यहाँ पहुंच जाता। मुझे हर हाल में यहाँ पहुंचना था। आपके लिए चाय गर्म करूं सरकार? सर्दी बहुत है। नहीं नहीं, मैं कॉफ़ी पी कर आ रहा हूं। ये बताओ कि कब्र तैयार है? बिल्कुल तैयार है हजूर। आज तो ऐसी लाश आई है कि आप देखकर दंग रह जाएंगे। उसके बाजू इतने मजबूत और लंबे हैं कि मैंने आज तक किसी लाश के नहीं देखे। तो फिर इंतजार किस बात का है? अभी चलो कब्र पर। सरकार जरा बारिश रुक जाए तो चलते हैं। इसीलिए मैंने आपसे चाय के बारे में पूछा था। चलो एक प्याली गर्म चाय की पी लेते हैं। देर तक दोनों चाय पीते और इधर उधर की बातें करते रहे। इस दौरान में बारिश बिल्कुल न थमी। अब फैसल ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था। उसने कहा, हमें चलकर अपना काम शुरू कर देना चाहिए। बारिश तो शायद आज सुबह तक होगी। जैसे आपकी मर्जी। दोनों गिरती बारिश में झोंपड़ी से निकलकर ताज़ा बनी हुई कब्र के पास आ गए। ये कब्र अमरूद के दरख्तों के नीचे बनाई गई थी और बारिश में उसकी ताज़ा लिपी हुई मिट्टी बह रही थी। गोरकन ने कहा, हजूर क्या ख्याल है? आप ये काम कल पर नहीं उठा सकते? कल शायद बारिश ना हो। फैसल ने ज़रा सख्त लहजे में कहा, मेरा तुमसे ये मुआहदा नहीं था कि तुम मुझे नसीहतें भी करोगे। जो काम मैं आज कर सकता हूँ उसे कल पर क्यों डालूं? मैं अभी सारा काम करूँगा। बेहतर हजूर, मैं तो आपके हुक्म का गुलाम हूँ। गोरकन ने कुदाल चलाकर कब्र की मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। दरख्तों की छांव की वजह से वहां बारिश जरा रुकी हुई मालूम होती थी। गोरकन बड़ी खामोशी से अपना काम करता रहा। आधे घंटे के अंदर अंदर उसने कब्र सारी की सारी खोद डाली। अब अंदर से लाश का कफन साफ नजर आ रहा था। फैसल कब्र में उतर गया। उसके कपड़े कीचड़ में भर गए, मगर उसने कोई परवाह न की और अपने काम में लगा रहा। वो लाश का कफन हटाकर उसके बाजुओं का जायजा लेने लगा। लाश के बाजू बहुत मजबूत और बड़े थे और किसी बनमानस के मालूम हो रहे थे। फैसल बड़ा खुश हुआ। हर काम उसकी मर्जी और तसल्ली के मुताबिक हो रहा था। उसने तेज धार आला निकाला और लाश के बाजू कंधों से काट दिए। गोरकन इस दौरान में खुली हुई कब्र के बाहर बैठा पहरा देता रहा। फैसल ने लाश के दोनों बाजू काटकर थैले में डाले और थैला ऊपर गोरकन को पकड़ा दिया और फिर वो खुद भी कब्र से बाहर आ गया। कब्र को भर दो। गोरकन ने जल्दी जल्दी कब्र में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। गोरकन ने कब्र में मिट्टी डालकर उस पर दोबारा फूल डाल दिए। अब कब्र को देखकर किसी को ख्याल भी नहीं हो सकता था कि उसे खोदकर उसमें से मुर्दे के बाजू काट लिए गए हैं। फैसल ने दोनों लंबे बाजू थैले में रखे, गोरकन को उसका इनाम दिया और कब्रिस्तान से बाहर निकलकर अपनी कार में आकर बैठ गया। उसने गोरकन से कहा, अब एक ऐसी लाश की जरूरत है जिसका सीना आम इंसानों से ज्यादा चौड़ा हो, ताकतवर और मजबूत हो। बहुत जल्द ऐसी लाश की इतला भी कर दूंगा हुजूर। अपने इनाम की फिक्र न करना। जिस वक्त तुम लाश की इतला दोगे तुम्हारा इनाम उसी वक्त पेश कर दिया जाएगा। इसकी मुझे फिक्र ही नहीं सरकार, आप मुतमईन रहें। कटे हुए बाजुओं का थैला लेकर फैसल कार में सवार होकर किले की तरफ रवाना हो गया। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नीचे कमेंट्स में अपने ख्याल